गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज जो मैं हाँ, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ और आप सभी से, वो है आपकी जो थर्ड यूनिट है। आई थिंक दैट इज़ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ओके, तो उस पे हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डिटेल में हम डील करेंगे। इसमें हम डील करेंगे जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जो आपकी जो फर्स्ट जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक की कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजी एंड अप्रोचेस की। एंड जो है फर्दर हम डील करेंगे अबाउट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके, वर्ल्ड वाइड। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर टाइम रहा तो हम बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बात करते हैं आप लाइक कि जो अगर पीएचडी में यहाँ एनरोल्ड हुए हैं, तो यहाँ जो आपको चीज़ों को एक डिफरेंट वे में सोचने का, उसे एनालाइज करने की और फिर उसे एवेलुएट करने की जो है आपको कहीं न कहीं एंगल फाइंड आउट करनी है। सपोज कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप सभी ने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। ओके, सिमिलरली आप जियोमॉर्फोलॉजी हो या फिर क्लाइमेटोलॉजी हो या फिर आपके ओशिनोग्राफी हो, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जितने भी यहाँ आपको पढ़ाए जा रहे हैं सभी आपने पढ़े होंगे। ओके, और आपको कॉन्सेप्ट्स भी आपका लगभग क्लियर होगा, क्योंकि जब आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो मुझे लगता है जो फिर उन सारे चीज़ों को जाके और ग्रास रूट लेवल से आपको पढ़ाया जाए, वो तो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके जो है कोर्स वर्क में ये डाला गया है, तो चलिए हम इसको जो है ब्रीफ में डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारी जो एक और जो है आपको में से जो कहना है आपके लिए, वो ये है जो आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट अप्रोच से इन चीज़ों को देखिए। ओके, लाइक इफ वी विल डील अबाउट द पॉपुलेशन distribution and pattern, then we must have to find out some new angles, okay, to just evaluate or analyze these things. Okay, तो यहाँ पे हम वही कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसर्च मीन्स व्हाट, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्सेज जो है आपके हुए होंगे अभी रिसेंटली, जो इससे पहले लॉकडाउन से पहले, और आपको उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिसर्च के बताए गए होंगे। ओके, तो वो जो था आपका वो मेथोडोलॉजी का मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आपने पढ़ाई की अभी, जिसमें कि आपको बताया गया होगा दैट रिसर्च मीन्स व्हाट, सर्चिंग आउट ऑफ अ न्यू थिंग्स। ओके, और जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, जो ऑलरेडी जो है आपके गिवन थियरीज हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फिर आप न्यू वे में आइदर you have to implement those theories or those processes, those models in a new way, or you have to just find out new processes to study the geographical aspects of the world or over the earth surface. Okay, तो यहाँ पे इसलिए मेरा ये कहना है जो आपको रिसर्च में यही करनी है, या तो जो पहले के काम हो चुके हैं, आप सपोज कि अब उन मैथोडोलॉजीज को, जो रिसर्च के फंडामेंटल्स हैं, उनको अब आपको अपने जो जियोग्राफिकल रिसर्च है इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। जो डिफरेंट प्रोसेसेज आपने रिसर्च में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के दौरान आपने जाने होंगे, लाइक फर्स्ट यू हैव टू व्हाट, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स। ओके, दैट दैट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। जो सबसे पहले आप रिसर्च में क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आपका सबसे पहला काम है, जो किस प्रॉब्लम पे आप काम करने वाले हैं। ओके, देन आफ्टर जो उसके लिए फिर आप एक वास्ट लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिसमें कि आप क्या पाते हैं, जो कौन कौन से लूप होल्स हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्क्स, मेजर वर्क्स हो चुके हैं। सपोज कि आप सभी के अपने अपने टॉपिक्स होंगे, हो सकता है किन्हीं का फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक हो रिसर्च का, हो सकता है किन्हीं का ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक हो सकता है किन्हीं का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो। ठीक है, सभी का यहाँ पे टॉपिक्स, आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे बट अप्रोच क्या होगा, कमोबेश एक ही होगा। आपको जो स्टेप्स हैं रिसर्च के, बिल्कुल जो जिस तरह से, चूंकि आपको ये रिसर्च में क्या होता है, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, सो यू आर वर्किंग हियर फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, और आफ्टर जो है आप गेटिंग डिग्री यू विल कॉल दैट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए, सेम वे में जिस तरह से एक डॉक्टर का प्रोसेस होता है, क्लिनिकल प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, सेम वे में आपको भी यहाँ जो है एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करनी है ज्योग्राफी के साथ, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है, जो मैं, आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे मेथोडोलॉजी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि हम लिंक करें, मैंने पहले ही बताया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। और आई होप कि मुझे एक मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट को फिर से ये नहीं पढ़ाना है जो इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है और रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की कितनी है। ओके, आई थिंक जो ऐसा नहीं होगा। ओके, सिमिलरली हमें ये ज्यादा जरूरत नहीं है डील करने की वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये आप सभी जानते होंगे एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी।
लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डील करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुझे लगता है एसेंशियल है आपके लिए ये जानना, जो स्टेप्स हम ज्योग्राफी को कैसे लिंक करेंगे रिसर्च से। तो मैंने कहा एक डॉक्टर की तरह आपको ट्रीट करना होगा ज्योग्राफी को। इसमें इसलिए आप क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर क्या जानता है आपसे? आपकी प्रॉब्लम जानता है? आपसे पूछता है डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो सिमिलरली आपको रिसर्च का फर्स्ट जो स्टेप है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, ओके? ऐसा नहीं जो सीधे आप सॉल्यूशन, हमारे यहाँ क्या हो रहा है इंडिया में, एक रिसर्च की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? हम पहले आउटकम्स हमें पता होता है। हमें इवन की जो है लास्ट कंक्लूजन चैप्टर में क्या लिखा जाएगा हम पहले से डिसाइड कर लिए होते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं। और ये यहाँ की नहीं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्चेज़ हो रहे हैं इंडिया में, मैं उसकी हाल बता रहा हूँ। जो ऑलरेडी एक गाइड मिल गए, गाइड से बात कर लिया, सर हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता ये टॉपिक क्या है, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? इसके मेजर्स कौन-कौन से होंगे, कुछ नहीं पता है, ना ही उनका लिटरेचर रिव्यू है कोई। लेकिन उन्हें पता है कि इसी टॉपिक पे करना है। वो बार-बार गाइड बोलेंगे नहीं यार उस पे कर लो। वो बोलेंगे नहीं सर मुझे इसी पे करना है। पता है क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई थीसिस ऑलरेडी उनके पास है, जिसको कि बस कट कॉपी पेस्ट करके उनको सबमिट करनी है। तो ये जो एक अप्रोच है कट कॉप हाँ, नहीं ज़माना नहीं गया है, अब और एडवांस हो चुका है। एक बात जान लीजिए, ये चोरी का ज़माना कभी नहीं जाता है। उसमें और तो जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट हो रहा है, सेम वे में वहाँ भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्लेगरिज्म के भले ही सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आपको वहाँ पे, लेकिन उसमें भी खिलाड़ियों के दिमाग भी चलते रहते हैं। जो हम कितना परसेंट कहाँ से कॉपी करें, ठीक है? जो वो इन केस ऑफ प्लेगरिज्म नहीं आ पाएगा उसमें। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपनी, अगर इस मानसिकता के साथ, इस एटीट्यूड, इस मेंटल एबिलिटी के साथ हम आए हैं कि नहीं हमें ऑलरेडी जो है हमारे पास ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं और उनके बेसिस पे हमें रिसर्च कर डालने हैं, तो सबसे पहले हमें इसे छोड़ना होगा। ओके? तो यू मस्ट हैव टू बिकम अ ट्रू रिसर्चर हियर। और जब आप वो बनेंगे तो ऑलरेडी आप रिसर्च को एंजॉय करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे नहीं पता है जो, ठीक है, डिफरेंट जो यहाँ पे लेक्चर्स लिए जा रहे होंगे, तो हो सकता है कई बार होता है कि लेक्चर्स बोरिंग लगने, हम लोग भी जब आपके स्टेज में थे रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे चीजें पढ़ाए जा रहे थे, हम बोर हो रहे थे। ऐसा लगता था ये फिर हमें फिर से क्यों 12th लेवल का ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, हमें तो अब रिसर्च वे में जो है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ज़रूर। तो उन चीज़ों को हमें कहीं न कहीं जो है आपको इग्नोर करना होगा और हमें खुद से इंटरेस्टिंगली उसमें रिसर्च के फील्ड में कूदना होगा, और मैंने कहा डॉक्टर बनना होगा। तो चलिए हम फिर बात करते हैं। डॉक्टर पेशेंट से क्या पूछता है? प्रॉब्लम पूछता है। ऐसा नहीं जो सीधे आता है पेशेंट, शक्ल देख के ज्योतिष की तरह उसको प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन जो है लिख देता है, ऐसा नहीं है। डायग्नोसिस जो है बाद में होती है, पहले प्रॉब्लम्स जाननी चाहिए। इसी तरह एज़ बीइंग अ रिसर्चर आप सभी को अभी भी वक़्त है, अगर आप नहीं किए हुए हैं, तो अपने प्रॉब्लम्स को जानिए। फिर उसके बाद आप प्रॉपर डायग्नोसिस उसका कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट हो गया। अब देखिए रिसर्च में कई बार आपसे होता क्या है, आगे भी आपके लिए मैं बता दूँ, आपसे पूछा जा सकता है कई सारे इंटरव्यू में, व्हाट्स योर रिसर्च प्रॉब्लम? तो लोग वहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? वो बताते हैं जो सर हमारे क्षेत्र में ये जो है समस्याएँ हैं, ठीक है? सपोज़ कि जो है हमारे रीजन में फ्लड की एक प्रॉब्लम है, ये रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स, अगर साइंटिफिक वे में बात करें, रिसर्च के लैंग्वेज में बात करें, इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट्स योर रिसर्च प्रॉब्लम, यू मस्ट हैव टू आंसर योर टॉपिक ऑफ रिसर्च, ओके? आपकी जो रिसर्च की टॉपिक होती है, वही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है, इन वेरी ब्रीफ। तो इसलिए वहाँ पे घबराना नहीं है, ये यार ये क्या पूछ दिया, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक टॉपिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ जो आप माइंड में रखिएगा, तो यही है, आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपनी एक प्रॉब्लम को वहाँ टॉपिक में आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपकी जो रिसर्च टॉपिक होनी चाहिए, वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं जो पूरा 3 लाइन की जो है, 4 लाइन की हम टॉपिक ही लिख रहे हैं। ब्रीफ शॉर्ट में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्या आपका रिसर्च कहना चाह रहा है? क्या उसमें फाइंडिंग्स आप देना चाह रहे हो? ठीक है? सेकंड थिंग, जब आपको डॉक्टर आपसे पूछता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे सपोज़ कि पेट में दर्द हो रहा है। फर्दर आपको डॉक्टर क्या पूछेगा?
जो अच्छा डॉक्टर रहेगा, आप देखते होंगे जो अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओ, तो वो टाइम लेता है। और जो होते हैं बस पैसा कमाने वाले डॉक्टर, प्रोफेशनल जो हाइली प्रोफेशनल, वो आपसे पूछेगा पेट दर्द हो रहा है, वो डायरेक्ट आपको या तो कोई टेस्ट लिख देगा, अदरवाइज़ वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। बोलेगा जाओ बेटा 10 दिन खा के आना, ठीक है? और नहीं तो अगर नहीं बचे तो मत आना, ठीक है? बच गए तो आना, नहीं बचे तो मत आना। हाँ, तो इसलिए तो बोला, डॉक्टर का कहना है जाओ इसे 10 दिन महीना भर खाना, बच गए तो फिर से आना, ठीक है? नहीं बचे तो कोई बात नहीं, समझ जाएँगे तुम ठीक हो गए। तो वही हाल रिसर्च का है। अगर आप डायरेक्ट लिख दिए तो आपकी रिसर्च की भी वही कंडीशन है। जो वो बचेगा नहीं, बस रिसर्च कर लेंगे आप, पीएचडी हो जाएगी। हो सकता है आपका अप्रोच है, नेपोटिज़्म है, भाई भतीजावाद अगर आपका चल रहा है कहीं, तो सिलेक्शन भी पा जाओगे। अदरवाइज़ आप अगर जो है नहीं कोई बैकग्राउंड है आपका, नहीं कोई अप्रोच है, तो आपकी भी हाल वही पेशेंट की तरह होगी। ठीक है? तो इसलिए जो है आप जो है यहाँ पे अपने रिसर्च को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तो सेकंड जो मैंने कहा डॉक्टर जिस तरह से पूछता है अच्छा डॉक्टर, "अच्छा पेट में दर्द है बेटा, ये बताओ जो तुमने लास्ट 5 डेज़ का अपना रूटीन बताओ। क्या खाए, कहाँ गए?" बोला जाता है ना? आपने क्या-क्या खाया? सुबह से आपने क्या-क्या खाया? कल शाम में क्या खाया था? पता है वो क्या है? रिसर्च के लैंग्वेज आज वहाँ अब आप रिसर्च के साथ उसको कोरिलेट कीजिए, अपने रिसर्च के साथ। अब आपको क्या करना है? जब आपने प्रॉब्लम आपको एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज कि आपको रूरल डेवलपमेंट पे करनी है, सपोज कि आपको फ्लड प्रोन एरिया डेवलपमेंट पे करनी है, सपोज कि आपको ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट पे करनी है या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में करनी है, किसी रिवर स्ट्रीम के ऊपर करना है। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको उसके लिए उस प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए, ये प्रॉब्लम क्यों हो सकता है? डॉक्टर क्यों पूछता है? आपने क्या खाया? आपने क्या पिया? आपने कहाँ-कहाँ गया? क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर ये जानता है जो इस ये पेट दर्द की समस्या, ये जो प्रॉब्लम है, ये किन-किन कारणों से हो सकता है। और फिर उसमें से वो डिस्कवर करना चाहता है, जो इन फैक्टर्स में से आपके साथ कौन-कौन से फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। सपोज़ कि आप बोलेंगे मैं कल गया था और इस रेस्टोरेंट में हमने बहुत जो है ये डिश जो है पूरा ऑयली डिश आपने खा लिया। डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा हाँ, फूड पॉइज़निंग हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए आपके पेट में दर्द है। ठीक है? तो इसी तरह आपको क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को सही ढंग से उसके हिस्ट्री को जानने के लिए उससे जो है कौन-कौन से जो है आपके फैक्टर्स रिलेटेड हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के होने के नाते, उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको रिसर्च क्या करना होता है? यहाँ पे जो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जो हम बात करते हैं, वही ये प्रोसेस है। मीन्स सेकंड प्रोसेस इसलिए होता है रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मीन्स what it means? Review of literature means to know about the history of your problem. Okay, to identify the factors associated with your problems. That is called review of literature. ठीक है? और इसलिए आपको कहा जाता है जो आप लिटरेचर को शोध की जो तमाम तरह के इससे पहले जो शोध हुए हैं आपके प्रॉब्लम समस्याओं से रिलेटेड जो और रिसर्चेज हुए हैं, ठीक है, शोध हुए हैं या फिर और जो आपके लिटरेचर्स लिखे गए हैं और कई सारे रिपोर्ट्स जो इसके बारे में ऑलरेडी जो है पब्लिश्ड हैं उनको आप पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि फिर आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम किन किन कारणों से किन किन फैक्टर से होता है और फिर इसका उसका सॉल्यूशन भी आपको पता चलेगा और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने आपसे पहले कौन-कौन से स्ट्रैटेजी, कौन-कौन से अप्रोचेस, कौन-कौन से मेथोडोलॉजीज से इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू से और इसलिए लिटरेचर रिव्यू एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके रिसर्च का, क्योंकि उसी से आप पता करते हैं द हिस्ट्री ऑफ योर प्रॉब्लम, ओके? द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, तो उसी से आपको पता चलता है और उसके बाद फिर जो उन लिटरेचर ऑफ रिव्यू में जहाँ-जहाँ आप लूप होल्स पाते हैं, जो नहीं पहले के रिसर्चर्स जो है उनका जो है कहीं न कहीं यहाँ एक गैप है, जो कि ये नहीं किए। मेरे ख़्याल से यह भी एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता था, बट इन रिसर्चर्स ने उन प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाया, उन फैक्टर्स को नहीं लिखा है। तो वहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा? वहीं आपके लिए हो जाएगा एक रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव। वहीं आपके लिए रिसर्च का एक लूप होल जैसे ही मिल गया आपको, जो नहीं प्रीवियस स्टडीज में ये एक लूप होल है विच इज अनडिस्कवर्ड येट, तो अब उसी को आपको डिस्कवर करनी है। ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा रिसर्च इज ऑलवेज अ सर्चिंग आउट ऑफ न्यू नॉलेज।
तो नया चीज़ आपको ढूँढना है, ये नहीं पुराने चीज़ों किए गए हैं उसी को आपको पेस्ट कर देना, कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे हमेशा आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए जो हम न्यू अप्रोचेज़ को लेके आए अपनी रिसर्च में, न्यू जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिसेस को लेकर आए, ठीक है? और जो प्रीवियस गैप्स हैं उनको हम फिल करें। तो ये एक हमारी भी जो जनरेशन है रिसर्चर्स की, एक से दूसरे में फिर ट्रांसफ़र होता है। सपोज़ कि हमने जो रिसर्च किया, अब उसमें जो आने वाली जनरेशन है उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग उसमें लूप होल्स ढूँढेंगे और फिर उसको मॉडिफ़ाई करके फिर एक नया रिसर्च देंगे सोसाइटी को, ठीक है ना? एकेडमिक्स को। फिर उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएँगे, उसको फिर रिव्यू करेंगे, उसमें जो एक लूप होल होगा, फिर वो नया देगा। तो इस तरह से जो रिसर्च का एक डेवलपमेंट होता है, ठीक है? रिसर्च की भी एक अपनी डेवलपमेंट होती है और वो जनरेशन वाइज़ जनरेशन जो है आपका आगे बढ़ता चला जाता है और रिसर्च की जो है डेवलपमेंट इस तरह से होती जाती है। तो ये चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हम अपने रिसर्च के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें, ना कि जो है हम बस एक कॉपी करके छोड़ दें। तो चलिए, सेकंड इस तरह से होता है, आप अपनी सभी अपने-अपने जो ज्योग्राफिकल टॉपिक्स हैं, इस तरह से आप उनसे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू कीजिए। अब लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता, आपकी जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप रिव्यू करेंगे। अब ये नहीं है जो उसके लिए आप यूपीएससी का जाके और जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर रिसर्च। फिर आप उसके लिए वो जाके हिस्ट्री और पॉलिटी, हाँ, अगर आपके टॉपिक से कहीं न कहीं हिस्ट्री एंड पॉलिटी रिलेटेड है, तो ज़रूर आप पढ़िए। अगर कोई पॉलिटिकल जो है ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं, तो आपको फिर पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ने होंगे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए। बट ये नहीं फिर आप चले जाएँगे जो है आप चेतन भगत का नॉवल पढ़ने, वो लिटरेचर रिव्यू नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जो है आपको इसलिए जो है ये करनी है। अब देखिए थर्ड में क्या आता है फिर, जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, डिटेल रिव्यू कर लिया और उसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आप कैसे करेंगे रिव्यू। आप इसके लिए जो है कई लाइब्रेरीज़ का मेंबरशिप ले सकते हैं। मुझे नहीं पता बीयू की लाइब्रेरी कैसी है, ठीक है? लेकिन आप वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक? और आपके स्माइल से मुझे पता चल गया कैसी है लाइब्रेरी, ठीक है? अब जो है आगे जो है मैं नहीं बात बात करूँगा इसमें। फिर आपको क्या करना है, आप जो है उसके लिए डिफरेंट जहाँ भी आपको ऑनलाइन आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है? जो आपको पीडीएफ अच्छे-अच्छे जो है आपके जर्नल्स के पीडीएफ आपको मिल जाएँगे फॉर्म में, ठीक है? तो उनमें आप देख सकते हैं और फिर कई सारे जो बुक्स भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है, उन्हें भी आप देख सकते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़िए, ठीक है? अब उनमें से क्या कीजिए, एक अपनी एक सेपरेट डायरी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए। उनमें से जहाँ भी आपको जो दिख रहा है आपके रिसर्च से रिलेटेड, उसको आप जो है एक पैराग्राफ को या फिर एक सेंटेंस को ही नोट कीजिए। उसके नीचे पूरा डिटेल लिखिए। उसमें क्या-क्या लिखना है आपको? बुक का नाम, नेम ऑफ बुक, ठीक है? ऑथर ऑफ बुक, हाँ, रेफरेंस, वो आपका लास्ट में बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस में काम आ जाएगा, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले आपको एक साथ उसे एक जगह कंपाइल करने होंगे। तो आप एक सेपरेट डायरी बना लीजिए, ताकि आपके रिकॉर्ड्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, सिस्टमैटिक हो जाएगा फिर आपका। और बाद में उसको आप जो है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑथर्स नेम, डेट ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है? उसके बाद पब्लिकेशन का नेम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये सारे आपको लिखने होंगे। देन पेज नंबर, जहाँ से आप वो कोट कर रहे हैं या साइट कर रहे हैं, वो पेज नंबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कर के और जो है जितना हो सके, ठीक है? एटलीस्ट मैं बोलता हूँ, एटलीस्ट जो है आप इस तरह से जो है 250, 300, 400 तक जो है आप रिव्यू कीजिए लिटरेचर्स का, अपने रिसर्च के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जो है तब आप कहीं जब अपने रिसर्च को लेके जाएँगे ना और इंटरव्यू बोर्ड को आप फेस करेंगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे आप। क्योंकि आपको अपने रिसर्च का एक-एक चीज़ पता है। ये नहीं जो आपने फील्ड में क्या कलेक्ट किया, उसके जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड्स हैं, वो आपको पता है। और वर्ल्ड वाइड आपके रिसर्च, आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन-कौन से काम हुए हैं, किन अप्रोचेस से हुए, सब आपको पता हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा और आपने केवल गए एक सैंपल बना लिए, ठीक है? और क्वेश्चनेयर या फिर जो है शेड्यूल बना लिया, आपने गया फील्ड में, अमूमन यही होता है। रिसर्च का मतलब लोग यही समझते हैं। एक बार इनरोल्ड हो गए, सेकंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में सुपरवाइजर का हाल खबर लिए, सेकंड मीटिंग में गए, क्वेश्चनेयर शेड्यूल तैयार कर लिए, थर्ड मीटिंग में गए हम फील्ड में, कुछ जो है इधर-उधर करके जो है सैंपल ले आए कलेक्ट करके, उसको एक्सेल शीट पे या एसएस पे या जीआईएस पे हमने उसको मैप उप बना लिया, फोर्थ मीटिंग में हो गया, अब काम संपन्न।
बीच में जो ये रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है जो इसको कीजिए। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, डॉक्टर जब ये जान जाता है जो इनका हिस्ट्री क्या रहा है, रूटीन क्या रहा है, और फिर वो प्रोबेबली वो गेस करता है जो नहीं इस कारण से इसको ये समस्या हुई है, करता है। सेम जो है आप जब लिटरेचर रिव्यू कर लिए, उसमें से आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स को, जो अब इनमें से हमको क्या-क्या करने हैं, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स को आप जो है वो लिखेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने बीयू के कई सारे रिसर्चेज़ को यहाँ आरआई में उनका प्री पीएचडी सेमिनार मैंने अटेंड किया, और मैं पर्सनली जो है उनसे काफ़ी डिससैटिस्फाइड था, क्योंकि जो है उन अब उनके रिसर्च में जो है 25-30 ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। 2-3 पेजेज़ तो उनके ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। मैं आपको बता दूँ जो बेस्ट रिसर्च जो है आपका, वो 3 टू 4 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स मत रखिए, ठीक है? तो ये है आपका। सेकंड जो आपका रिसर्च जो है आपका क्वेश्चन्स होता है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही आपके क्वेश्चन फॉर्म में इंटीग्रेटिव जो है इंट्रोगेशन फॉर्म में जो है हो जाता है। तो लाइक कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव दिया टू फाइंड आउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ भोपाल, ओके? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन भोपाल। अगर आपका ये एक ऑब्जेक्टिव है, ओके? तो आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? रिसर्च क्वेश्चन होगा why the socio-economic development, okay, of slum dwellers in Bhopal is means seems poor in condition। तो ये जो why जब लग गया तो वो आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो अब एक तो ऑब्जेक्टिव बनाया, सेकंड आपने रिसर्च क्वेश्चन बना के अब उसको आप क्यों क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसे हमें अपने रिसर्च में आंसर देनी है। यस, उसी को ढूँढना है, उसी क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए, आंसर करने के लिए आपको रिसर्च करने हैं, ठीक है? अब देखिए, जब आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? जब डॉक्टर ने रिव्यू किया, उसका क्वेश्चन किया, अच्छा ठीक है आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर ठीक है, उसका एक तरह से चेकअप हो। फिर आप क्या करते हो? रिसर्च क्वेश्चन के बाद आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, ठीक है? जब आपने कहा क्यों ऐसा हुआ? क्यों जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है भोपाल के स्लम ड्वेलर्स का जो है पुअर है। तब आप जो है फर्दर जो है ये पॉपुलेशन एस्पेक्ट है, ठीक है? हम अभी चूँकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल उसका दे रहा हूँ। अब जो है इसके लिए आप एक अपनी तरफ से एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, यानी कि एक तरह से आप कहें तो परिकल्पना देंगे, यानी कि आप सोचेंगे, अज्यूम करेंगे, शायद इसलिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका जो है पुअर है स्लम ड्वेलर्स का, क्योंकि उनका जो लिटरेसी लेवल वो यानी कम है, ओके? ड्यू टू पुअर लिटरेसी लेवल, ओके, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन भोपाल इज पुअर, ओके? तो ये जो है आपका ये क्या होगा? एक हाइपोथेसिस हो गया आपका, ठीक है? जो आपने ऐसा मान लिया, जो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने अलग-अलग लिटरेचर रिव्यू में ये जाना है जो ये ऐसा इसलिए हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है, या जनरली आप अपने लाइफ के जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप सिंपली कह सकते हैं, जो हाँ, किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर क्यों हो सकती है? क्योंकि लैक ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ जो है आपके कंडीशंस जो है पुअर हेल्थ कंडीशंस, पुअर पर कैपिटा इनकम या इनकम लेवल, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे जो है कारण हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कम होने का, ठीक है? सोशल एक्सक्लूजन। तो इनके बेसिस पे आप जो 2-3 जो मेजर जो है आपके मेजर वो क्या कर सकते हैं? असम्पशन्स कर सकते हैं, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एन असम्पशन, ओके, about your question, research question, okay? You are here just finding your answers, okay, in probable way, so this is the probable answer of your question। ये एकदम आपका परफेक्ट आंसर नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेसिस एक क्या होता है? प्रोबेबल आंसर होता है, ठीक है? एक प्रोबेबल आंसर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं assumption या हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है? तो अब देखिए एक हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट कब बन जाता है? इसको आपको रिसर्च में अगर बताया गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको समझनी चाहिए जो एक सिंपल जो है वर्ड, वो एक या फिर सेंटेंस, एक हाइपोथेसिस कब बनता है, वहीं फिर एक कॉन्सेप्ट कब बनता है, एक कॉन्सेप्ट फिर थियोरी कब बन जाता है, और एक थियोरी कब लॉ बन जाता है, ठीक है? ये सारे एक नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। यस, डिफरेंट स्टेप्स में है। अब मैं अगर देखिए यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, लाफिंग, ओके, या क्राइंग,
ये क्या है सिंपल? रोना या हँसना, ये कॉन्सेप्ट है या एक शब्द है, एक वर्ड है? ज़ाहिर-सी बात है ये एक शब्द है केवल, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अब देखिए वहीं पे अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी, पॉवर्टी इज़ व्हाट? अ कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्यों हुआ? एक वर्ड और एक दोनों पॉवर्टी एक वर्ड भी है, जिसका मीनिंग होता है गरीबी, ठीक है? शब्द क्या होता है? जिसका एक निश्चित कोई अर्थ हो, होता है ना? हँसना भी एक शब्द है क्योंकि उसका एक अर्थ है, रोना एक शब्द है उसका एक अर्थ है। इसी तरह गरीबी जो है पॉवर्टी वो भी एक शब्द है उसका यानी पॉवर्टी का मीन्स गरीबी है। लेकिन देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि आप लाफिंग को या क्राइंग को यू कांट मेजर, ओके? ये एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप यानी कि मेजर नहीं कर सकते हो। कोई बता सकता है क्या? अगर मैं सपोज़ कि अभी हँस रहा हूँ, आप बता सकते हैं मैं कितना परसेंट हँस रहा हूँ? कोई नहीं बता सकता है। या मैं कितना परसेंट कोई रोता हुआ इंसान को देख के आप बता सकते हो वो कितना परसेंट रो रहा है? क्योंकि हो सकता है कोई नौटंकी भी करे रोने में, ठीक है? बहुत सारे हमारे नेता लोग जो है अनावश्यक मंच पे से रोने लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं होता है जो वो रो रहा है। वो तो अपने वोट के लिए जो है अंदर ही अंदर हँस रहा है, जो मैं जितना रोऊँगा उतना मुझे वोट मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए जो है ये एक ऐसा चीज़ है हँसना। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक ऐसा आपका टर्म है जिसे कि आप मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मेजरेबल नहीं है और जो टर्म जो वर्ड मेजरेबल ना हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। ओके? अब देखिए पॉवर्टी, व्हाई पॉवर्टी इज़ कॉन्सेप्ट? क्योंकि आप पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, गरीबी को मेजर कर सकते हैं। कौन कितना गरीब है वो आप मेजर कर सकते हैं, करते हैं ना? क्योंकि उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे वेरिएबल्स हैं पॉवर्टी के। जिनके बेसिस पे कि आप मेजर कर सकते हो कि कोई पुअर है या नहीं है। उसके लिए कई से लाइक कि इनकम लेवल है, ठीक है? पॉवर्टी को इफ़ेक्ट आपका एजुकेशन भी करता है, हेल्थ भी करता है, न्यूट्रिशन लेवल भी करता है। तो ये सारे जो लेवल्स हैं, उसके बेसिस पे आप मेजर कर सकते हो दैट व्हिच पार्ट ऑफ द नेशन इज़ मोर पुअरर दैन अदर्स। ओके? इसी तरह आप वर्ल्ड वाइड तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ गया ना? आई थिंक जो आप सभी जानते भी होंगे तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं लाइक ये पॉवर्टी है, अब उसको जो है हम फर्दर जो है एक जनरलाइज़ वे में जब हम कहीं जो है उसका एनालिसिस करते हैं, जो कहाँ की पॉवर्टी कितनी है। सपोज़ कि मैंने कहा जो स्लम ड्वेलर्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है भोपाल में कैसी है, अगर इसको हमें एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए हमें उनके पॉवर्टी लेवल को भी जाननी होगी, ठीक है? अब उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस देते हैं। तो हाइपोथेसिस एक क्या होता है, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जहाँ की कि हम रियल ग्राउंड पे उसे हम इवैल्यूएट करने के लिए एनालाइज़ करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस देते हैं that this part of region is more poorer because this part having the less natural resources. Okay, the availability of natural resources is less in Chota Nagpur plateau and this cause the higher rate of poverty. है कि नहीं? तो ये जो है आपका ये एक एजम्पशन हुआ। तो एजम्पशन इसलिए जो है एक प्रेडिक्टेड फॉर्म होता है, एक प्रोबेबल फॉर्म होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप जनरलाइज करते हैं, जब एनालाइज करते हैं किसी ग्राउंड पे। अब देखिए एक हाइपोथेसिस कब आपका बन जाता है थियरी, जब आप हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं, ठीक है? मैंने कहा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में जो है आपकी पॉवर्टी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी या फिर जो है कमी नहीं है बल्कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो इसे फिर आपको प्रूफ करना हो। हाँ, वही तो है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं, जो यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपके बिज़नेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है? जो एमएनसीज़ हैं, उनको डायरेक्ट प्रॉफ़िट मिल रहा है, ना कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ल रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ठीक है ना? तो इसके लिए आप फिर रिसर्च करेंगे, क्या-क्या रीज़न है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं, जो कंट्री का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। मिनरल्स का हब भी है। लेकिन उसके बाद भी यानी कि जब आपने ग्रोथ पोल थ्योरी पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में, ठीक है? या फिर कोर पेरिफेरी मॉडल, तो ग्रोथ पोल थ्योरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है जमशेदपुर रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है? सिमिलरली जो आपका हुगली रीजन, ठीक है? तो ये जो है अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ग्रोथ पोल के। लेकिन क्या हो रहा है उस ग्रोथ पोल से जो कि ग्रोथ पोल के फॉर्म में उसे डेवलप किया गया था ताकि एक जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट से के माध्यम से जो है पूरे उस रीजन का जो है डेवलपमेंट हो पाए। द पर्पस वाज दैट
ठीक है? लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ट्रिकल डाउन हो ही नहीं पाया, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ उसका प्रभाव हो ही नहीं पाया। सीधे प्रोडक्शन हुआ और सीधे नेताओं के अपने-अपने घरों में जाके वो कैद हो गया, ठीक है? तो इस वजह से जो है हम वहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो जिस तरह से अब रेनफॉल जो है पहले क्या होता था, आपके सरफेस पे आने के बाद जो है फिर इन्फिल्ट्रेट होके और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, बड़े-बड़े रईस नवाब सब क्या किए हैं, जो ऊपर से एकदम बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना के कंक्रीट जो है पूरे आपको सीमेंटेड करके अपने फ्लोर को और क्या कर दिए हैं, तो अब वो ऊपर ही उसको कैच कर ले रहे हैं और स्विमिंग पूल बना दिए हैं, उसमें नहाते हैं। तो इन्फिल्ट्रेट तो हो ही नहीं पा रहा है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा? तो सेम वे है, यहाँ पे कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्रोसेस काम नहीं करता है। तो इन सारे चीज़ों को, लूप होल्स को अपने रिसर्च में आप ढूँढेंगे, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है आपका ये जो प्रोसेस होता है आपका रिसर्च की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आपको वहाँ पे हाइपोथेसिस जब आप सिद्ध कर देते हैं, जो नहीं, जो हमने प्रेडिक्ट किया है, वो आपका सही है और हाइपोथेसिस मेजरमेंट के लिए आप क्या करते हो? नल हाइपोथेसिस आप पढ़े होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस जस्ट क्या होता है? आप मान लेते हैं कि उसका जो आप हाइपोथेसिस रख रहे हैं यानी जो है उसका आप उल्टा रखते हैं, ठीक है? और फिर अल्टरनेटिव ऑफ नल हाइपोथेसिस में आप उसको सीधा करते हैं। ओके? लाइक ये नल हाइपोथेसिस ऑलवेज टेल्स अबाउट द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ऑफ योर सैंपल। आप जो आपकी जो यूनिवर्स है सैंपल है, ठीक है? यूनिवर्स से जो सैंपल क्या होता है रिसर्च में? सिलेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है? जो आपके जो है यूनिवर्स यहाँ पे क्या होता है? ये ब्रह्मांड नहीं, रिसर्च में यूनिवर्स का मतलब आपको पता होगा, क्या होता है? आप जो स्टडी एरिया सेलेक्ट किया है, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसकी जो आपकी पॉपुलेशन जितनी है। अगर हम स्लम ड्वेलर्स ऑफ भोपाल पे काम कर रहे हैं, तो हमारा यूनिवर्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स लिविंग इन भोपाल, ठीक है? वही हमारा जो यूनिवर्स होगा, पूरा भोपाल हमारा यूनिवर्स नहीं होगा। और उनमें से फिर हम कुछ को जो हम मीन्स डिफरेंट अप्रोचेस से लाइक कि जो आपका कहें तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से अगर जो है हम सारे स्ट्राटा सारे जो लेयर्स हैं, इकोनॉमिक लेयर्स, जेंडर के लेयर, ठीक है, और फिर एज ग्रुप वाइज लेयर्स, उनको हम जब उनमें से कुछ कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, कुछ कुछ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा सैंपल कहलाता है। दैट्स व्हाई सैंपल इज व्हाट सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन और फ्रॉम द यूनिवर्स इज कॉल्ड सैंपल। तो यहाँ जो बात करते हैं हम, इसलिए रिसर्च में जब आप उसको लेते हैं तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सैंपल में वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है? और उसी को फिर आप अपने थियरी से प्रूफ करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्टेड हो गया, इट मींस जो आपकी जो अपनी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड हो गई, ठीक है? यही इसमें खेल है। आप पहले तो उल्टा करके उसको, ठीक है, कर दिए, स्टेट कर दिए। अब जो है आपका स्टेटमेंट जो है, आप अपने जो है डिफरेंट जो है आपके जब डेटा को कलेक्ट किया आपने, प्रोसेस किया उसे आपने, ठीक है? और स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से लाइक कि टी टेस्ट हो या एफ टेस्ट हो, इन सारे टेस्ट के माध्यम से जो है फिर आपने जो है उसको क्या किया, तो एनालाइज़ किया और उसमें जब आपका टी वैल्यू या एफ वैल्यू आपका जो आपके टैबुलेटेड वैल्यू हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उसको फिर जो है कहीं न कहीं एक-दूसरे से मैच कराएँगे। जब आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, इट मीन्स आपकी हाइपोथेसिस, इफ नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड, योर हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है? और अगर वो एक्सेप्टेड हो गया तो यानी कि आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हो, वो रिजेक्टेड है, वो गलत है, ठीक है? तो ये चीज़ है आपका। तो मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, जो ऐसा आपको तो नहीं लग रहा है जो मैं आपके सिलेबस पे अभी तक नहीं गया हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ, बिल्कुल, तो मैं और चलेंगे फिर हम वहाँ तक भी, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स कुछ हम आपसे ज़िक्र करना चाह रहे थे। तो यहाँ जो है इस तरह से आप अपने रि हाइपोथ ओके, थैंक यू। तो चलिए, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा इसलिए मैं आपसे जो है इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। और तो यहाँ जो बात है फिर इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते हैं और हाइपोथेसिस का हमने कहा। तो जैसे ही आपकी हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड हो जाती है, तो इट मीन्स आपका रिसर्च वर्क जो है वहाँ कंप्लीट माना जाता है।
तो यहाँ पे फिर हम एक बार देख लें, आपने सबसे पहले एक डॉक्टर होने के नाते प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सेकंड, आपने उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को जानने की कोशिश की, उसके लिए आपने लिटरेचर रिव्यू किया। सो सेकंड स्टेप इज लिटरेचर रिव्यू। थर्ड स्टेप जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस। जब आपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को बना लिया, फिर आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए। अब देखिए, रिसर्च क्वेश्चन जब बन गया, जो ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, फिर आप एक डॉक्टर होने के नाते अब आप एक गेस करते हैं, ठीक है? जिसको कि हम डॉक्टर के लैंग्वेज में डायग्नोसिस कहते हैं, जो हाँ, एक हमने जो है उसको पहले अनुमान लगाया, शायद ऐसा हुआ है, ठीक है? तो गेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके नेक्स्ट हो जाता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, फिर डॉक्टर बन जाइए आप। अब हाइपोथेसिस जब आपने गेस किया, जो हाँ ठीक है, आपका पेट दर्द हो रहा है क्योंकि शायद संभवतः आपको, मुझे लग रहा है, फूड पॉइज़निंग हुआ है, कुछ उल्टा-सीधा आपने खाया है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? अब आप उसके लिए, मतलब कि ऐसा नहीं फिर ही आप मेडिसिन लिख देंगे। जो अच्छे डॉक्टर होंगे फिर उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट करवाते हैं ना? एक एक काम कीजिए, आप टेस्ट करवा लो। आप, हो सकता है कहीं आपके पेट में दर्द है, कहीं आपके लिवर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक एलएफटी करवाओ, ठीक है? लिवर फंक्शनिंग टेस्ट आपको करवा देना है। तो यानी कि आपको टेस्ट करनी है। अब टेस्ट करने के लिए जाते हैं आप लैब में, तो आपसे क्या लिया जाता है? सैंपल लिया जाता है ना? ब्लड का सैंपल लिया जा सकता है या किसी और चीज़ों का सैंपल लिया, बट सैंपल लिया जाता है, फिर ही टेस्ट होता है। अब सैंपल का मतलब ये नहीं आप जाएँगे बिलिरुबिन टेस्ट करवाने के लिए तो आपके बॉडी का पूरा खून ही खींच लेता है। ठीक है? इसलिए वो सैंपल कहलाता है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ योर ब्लड, ओके, इज़ बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। तो मीन्स, तो ये जो आपका, जो बॉडी से जब आपका कुछ पोर्शन ब्लड का लिया जाता है, ठीक है? हैव बीन टेकन फ्रॉम योर बॉडी, टेकन आउट फ्रॉम योर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सैंपल। तो यही रिसर्च में भी यही सैंपल है। जो आपका डॉक्टर जो है क्लिनिक में सैंपल लेता है, ब्लड सैंपल, वही सैंपल आप भी एज़ बीइंग अ डॉक्टर यहाँ जाके अपने-अपने फील्ड से लेते हैं और लेना होता है। उसके लिए पूरे जनसंख्या पे को हम नहीं खींचते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा मनी वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, मेडिकल टर्म में क्या होता है, ब्लड से क्यों कुछ ही पार्ट लिया जाता है? और क्यों आपको भी बोला जाता है कुछ ही पार्ट लेना है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका नेचर एक जैसा होगा। ये नहीं है जो आपके हाथ के अंदर यहाँ का ब्लड ओ पॉजिटिव हो और सर का ब्लड, सर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ए पॉजिटिव हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पूरे बॉडी का ब्लड जो है आपका नेचर एक जैसा होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा, ए बी है तो ए बी, ठीक है? वो वैरी नहीं करेगा विद इन अ बॉडी। तो इसी तरह जो है वहाँ पे एक मान लिया जाता है, अगर हम उसमें से एक पार्ट भी, अगर हम 5 एमएल भी ब्लड ले लेते हैं, इट मीन्स उससे जो टेस्ट आएगा, उससे जो ब्लड का आएगा वही चीज़ मान लिया जाएगा जो पूरा बॉडी, अगर आपका ब्लड जो है टेस्ट सही है, तो मान लिया जाता है पूरे बॉडी में ब्लड आपका सही है। अगर आपका लाइक कि अभी देखिए, अगर आपका कोई भी जो, अगर ब्लड में कोई फॉल्ट आता है तो मान लिया जाता है आपका पूरा बॉडी का ब्लड अफेक्टेड है, ठीक है? तो यानी कि उससे जो है सिम्पटम्स पता है। सिमिलरली आप जब एज़ बीइंग अ रिसर्चर आप अपने फील्ड में जाते हैं और अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ ध्यान रखें, चूँकि हमारी ये पॉपुलेशन जो है ब्लड जैसा नहीं है। भले उनके अंदर एक आदमी के अंदर एक ब्लड हो, लेकिन जहाँ पे 1000 आदमी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ब्लड भी अलग-अलग होगी। यानी कहने का मतलब है उनका एटीट्यूड अलग-अलग होगा, ठीक है? उनकी बिहेवियर अलग-अलग होगी, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है और कल्चरल कंडीशन सेटअप अलग-अलग होंगे। ठीक है ना? इकोनॉमिक सेटअप जो है कंडीशंस अलग-अलग होंगे। तो इस तरह से जो हम जब जाते हैं वहाँ पे ज्योग्राफी में या सोशल साइंसेज़ में हम जब अपने यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमारे ब्लड के यूनिवर्स जैसा इतना प्योर और नेचुरल नहीं रहता है, यूनिफ़ॉर्म नहीं रहता है। वहाँ काफ़ी हेटेरोजेनिटी पाई जाती है, असमानताएँ पाई जाएँगी। जनसंख्या है, सभी आदमी हैं, लेकिन उनमें ही हज़ार तरह की विभिन्नताएँ हैं। इसलिए अब आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ होता है, ओके? ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ सैंपल। तो प्रोसेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन जो है आपका, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है रिसर्च में। और इसलिए कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं या फिर डिबेट का मैटर बनता है, जो कितना परसेंट सैंपल हमें लेनी चाहिए एज़ बीइंग अ रिसर्चर और फॉर अ गुड रिसर्च। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, जो इसके लिए कई सारे जो है ऑलरेडी जो है इस पे काम हुए हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स का अपना-अपना मत है। बट एक जगह जो सभी का कहीं न कहीं जो है आपकी मत लाई करती है, वो ये कहता है जो एट लीस्ट आपके टोटल यूनिवर्स का जो है 30% सैंपल जो है वो आपके लिए
वो काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है? 30% ऑफ योर पॉपुलेशन। तो आप सपोज़ कि आपके प्रदेश में जो है 500 पॉपुलेशन है जिस पे कि आप काम करने जा रहे हो, ठीक है? लाइक कि 500 स्लम ड्वेलर्स हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपके रीजन में जिन पे कि आपको काम करना है, तो बेस्ट सैंपल साइज़ क्या होगा? 30% ऑफ 500 मीन्स कितना हो जाएगा? 30 इंटू 550, है ना? तो ये जो आपका बेस्ट साइज होगा मीन्स आउट ऑफ 500 यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू स्टडी 150 पर्सन्स। अब देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे चलो 100 500 पॉपुलेशन है, उनमें से हमें 150 सैंपल लेने हैं, 150 सैंपल्स लेने हैं मुझे। आप क्या करेंगे? जाके डायरेक्ट किसी भी 150 से ले लेंगे? नहीं। फिर मैंने कहा चूंकि नेचर ऑफ पॉपुलेशन इन सोशल साइंसेज वो क्या है, काफी हेटेरोजीनियस है और समान है। इसलिए अब आपके लिए अनदर चैलेंज ये है, जब आपने सैंपल साइज डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट चैलेंज ये होता है हाउ टू ओके फिल्टर द रियल ओके सैंपल। तो ये जो आपका अनदर चैलेंज होता है और इसलिए आपका बेस्ट अप्रोच, उसमें कई सारे मेथड्स जो है सैंपल सिलेक्शन के, कई सारे मेथड्स हैं लाइक कि सिंपल रैंडम सैंपल, ओके रैंडम सैंपल, उसी तरह आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, है ना? ये पढ़े होंगे आप। या उसके बाद होता है एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, जिसको कि सबसे वाइडली यूज्ड ये सैंपल है और सबसे बेस्ट माना जाता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल मतलब कि जो है आपका हर स्तर, स्ट्रेटा मीन्स क्या होता है? लेवल, स्तर, ठीक है? स्ट्राटा। सो स्ट्राटा मीन्स स्तर, यानी कि एक सोसाइटी में आप जो 500 पॉपुलेशन आपकी है स्लम ड्वेलर्स की, उसको आप कई सारे लेयर्स में पहले आपको बांटना होगा। कितने लेयर में आप बांट सकते हैं? एक आप बांट सकते हैं डायरेक्ट मेल फीमेल लेयर में, ठीक है? जेंडर वाइज अगर हम लेयर की बात करें तो मेल फीमेल, तो एक वो लेयर हो गया। इसी तरह आप इकोनॉमिक जो है कंडीशन वाइज बांट सकते हैं या ऑक्यूपेशन वाइज बांट सकते हैं, जो कौन से कितने पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, कितने पॉपुलेशन जो है आपके जो जनरली जो है आपके फुटपाथ पाथ पर जो है आपके कोई अपने ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कितने से जो है आपके एग्रीकल्चर या फिर जो है डोमेस्टिक सेक्टर में जो घरों में जो आप देखते हैं बाई वगैरह का जो काम करती हैं। तो इस तरह से आप लेयर वाइज ऑक्यूपेशन वाइज का एक लेयर बना लेंगे। एजुकेशन वाइज आप बना सकते हैं, उनमें से कितने ग्रेजुएटेड हैं, कितने जो है आपके हायर सेकेंडरी पास हैं, कितने सेकेंडरी और कितने इलिटरेट हैं। इसी तरह एज ग्रुप वाइज आप एक स्ट्राटा बना सकते हैं, जो बिलो 15 टू आपका 30, 30 टू 59 और 60 प्लस, ठीक है ना? तो ये सारे डिफरेंट एक आप स्ट्राटा बना लेंगे सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, जो आपको 150 सैंपल्स लेने हैं, उनमें से आपको फिर हर स्ट्राटा वाइज उनको डिवाइड करनी है, ठीक है? अब देखिए कई बार होता है क्या, लोग अब सोचते हैं 150 टोटल पॉपुलेशन है, यानी सैंपल लेने हैं, चलो इसमें से हम आधा ले लेते हैं मेल, आधा ले लेते हैं फीमेल, या आधा ले लेते हैं एडुकेटेड, आधा लेते हैं हम इलिटरेट। ऐसा भी नहीं है, ठीक है? अगर मीन्स आपके पास 150 है तो इट डजंट मीन जो है आप 75 मेल ले लोगे, 75 फीमेल ले लोगे। आपको ये देखना होगा, आप फील्ड सर्वे करेंगे, उसमें आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोपोर्शन क्या है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है। तो इसके लिए आपको स्टडी करना होगा। यू हैव टू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स पहले से आपको ये डेटा अगर है, जो हाँ आपके पॉपुलेशन में सपोज कि 60% मेल है और 40% फीमेल है। अब आप उसमें से फिर उतना उस प्रोपोर्शन में जो है, इसी तरह आप अपने सैंपल में से फिर क्या करेंगे, 150 में से 60% सैंपल मेल का लेंगे एंड 40% सैंपल फीमेल का लेंगे, ठीक है? आ रही है समझ में बात? तो ये एक फिर होगा जो आपकी जो सैंपलिंग प्रोसेस होगी, वो काफ़ी ऑथेंटिक माना जाएगा। अदरवाइज़ आपसे प्री पीएचडी या फिर पीएचडी के वाइवा में अगर कोई आ गया टेढ़ा सुपरवाइज़र या टेढ़ा जो है आ गया आपका एक्सपर्ट, तो इन चीज़ों में आपको फँसा देगा, ठीक है? तो सैंपल एक ऐसी चीज़ है और आपका सैंपल सिलेक्शन और सैंपलिंग प्रोसेसेस जो कि रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। क्योंकि इसी से डिटरमाइन होगा जो आपकी जो हाइपोथेसिस आप रख रहे हो वो, और फिर उसे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, ठीक है? अगर आपने एक छोटी सी लापरवाही की अपने सैंपलिंग के दौरान, तो आपका पूरा रिसर्च, आपका 5 साल का मेहनत जो है 6 साल का मेहनत डाउन हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो अपने अपने सैंपल जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं ज्योग्राफी के, वहाँ सैंपलिंग के दौरान आप उसमें कोई लापरवाही नहीं बरते। अदरवाइज क्या होगा, एलएफटी टेस्ट करवाने जाएंगे, ब्लड सैंपल अगर उल्टा सीधा आप दे के आ गए या फिर ले लिया लेने वाला, ठीक है? सपोज कि आपका ब्लड लिया
वहीं पे और 3-4 लोगों का ब्लड लिया और टेस्ट करते वक़्त जो है दूसरे के ब्लड पे आपका नाम लिख दिया, आपके ब्लड पे दूसरे का नाम लिख दिया। ये लापरवाही क्या हो कर सकता है? आपकी जान या किसी और की जान ले सकता है कि नहीं? क्योंकि वो डॉक्टर को जाके दिखा देगा। अगर आपका जो है सपोज़ कि लीवर काफ़ी डेंजर्ड जो है स्टेज में है, लास्ट फेज़ में है और आपका कोई स्वस्थ इंसान का जो है एलएफटी टेस्ट जाके दे देगा डॉक्टर को, आपको थमा देगा, ठीक है? अब डॉक्टर बोलेगा नहीं, नहीं आप तो बहुत तंदुरुस्त हैं, कुछ नहीं हो रहा है, जाइए आराम कीजिए। पता चला 5 दिन के बाद हम टपक गए, ठीक है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक लापरवाही की वजह से। तो यही हाल आपके रिसर्च के साथ हो सकता है। अगर आपने अपने सैंपलिंग में कोई लापरवाही की, ठीक है? कोई मिस्टेक किया, कोई भी किसी तरह का फ़ॉल्ट हुआ, तो समझ जाइए आपका पूरा रिसर्च जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम सभी को जो है इस बात को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब देखिए, जब एक बार टेस्ट हो जाता है, आपने जो है टेस्ट करवा लिया, ठीक है? मीन्स सैंपल कलेक्ट किया, फिर उसको जो है डिफरेंट क्या होता है सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, जो आपके डायग्नोसिस में सॉरी मीन्स ये जितने भी जो है आपके पैथोलॉजी वाले होते हैं या फिर ये, तो क्या करते हैं उसको फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल के टेस्ट करते हैं। इसी तरह जब आपने सैंपल को कलेक्ट किया अपने फील्ड में, तो वहाँ पे कई प्रोसेसेज़ होते हैं। सबसे पहले तो आप शेड्यूल बनाते हैं, वहीं आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। आपका इंजेक्शन इंजेक्शन से ब्लड लिया जाता है, तो यहाँ आपका इंजेक्शन क्या होता है? यहाँ आपका इंजेक्शन टूल होता है सैम मीन्स जो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल, ठीक है? अब आपको पता है ये क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? पता है? क्या? ओके। शेड्यूल क्या है और क्वेश्चनेयर क्या है? देखिए, दोनों जो है आपको कई लोग जो है इसको सिनोनिमस है एक-दूसरे के। लोग एक साथ यूज़ कर देते हैं। कई लोग यू हाथ में रखे रहेंगे शेड्यूल लेकिन बोलेंगे ये क्वेश्चनेयर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दोनों क्या है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? दोनों लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स है। बट जो क्वेश्चनेयर होता है उसमें क्या होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थमा दिया जाता है रिस्पोंडेंट्स के पास। ठीक है? रिस्पोंडेंट्स को हम हैंड ओवर कर देते हैं अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो ये रहा क्वेश्चनेयर हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं, आप इसको पढ़ के और इसमें जो भी होता है यस नो करके आइदर यस नो फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं क्लोज एंडेड। क्वेश्चंस भी 2 तरह के होते हैं ना, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड जो होता है वो यस नो क्वेश्चन होता है। यू हैव टू आंसर आइदर इन यस फॉर्म और नो फॉर्म। और सेकंड होता है ओपन एंडेड, जहाँ पे कि आप कहते हैं जो आप 2 शब्द में 2 सेंटेंस में बताइए कि भोपाल में शहर आपको कैसा लगता है या भोपाल के आप 2 ड्रॉबैक्स बताइए। तो ये जो रहा इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आप फ्री हो, जो आप कुछ भी 2 लिख सकते हो, ठीक है? तो ये रहा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे आपका सजेशन माँगा जाए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चनेयर हम सभी क्या करते हैं, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज़ बीइंग हैंड ओवर्ड और गिवन टू द रिस्पोंडेंट्स फॉर आंसरिंग। तो ये कहलाता है आपका क्वेश्चनेयर। आप देखते होंगे कई बार आपकी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में भी कई लोग आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थमा दिए होंगे और बोले होंगे जो भाई 1 दिन के बाद मुझे या फिर 1 घंटे के अंदर आप मुझे दे दो इसे फिल करके। तो ऐसे जो आपके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चनेयर। इसलिए क्वेश्चनेयर के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो जल्दी हो जाता है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो जल्दी आप करके उसे दे दोगे मीन्स। और जो है फिर दूसरा ये होता है जो रिस्पोंडेंट हेजिटेट नहीं होता है, ठीक है? जो हमसे क्या पूछा जाए वो आराम से वो करेक्ट आंसर भी उसमें डाल सकता है। और दूसरे तरफ लेकिन क्या होता है और वो लेस टाइम टेकिंग होता है। सपोज कि हम एक साथ जो है 100 जो है आपके रिस्पोंडेंट्स को थमा दिए और सभी को बोलेंगे 1 घंटे में मुझे सब करके दे दो। तो 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चनर्स मिल जाएँगे वापस। लेकिन अगर हम शेड्यूल वहीं पे क्या होता है, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जैसे कि रिसर्चर खुद अपने पास रखता है और वो रिस्पोंडेंट से पूछता है, क्वेश्चन करता है। आपकी एज क्या है? आपके घर में कितने लोग हैं? अच्छा इतने बच्चे हैं तो इनकी एज क्या है? पूछते हैं ना? अमूमन हम यही करते हैं। अमूमन सोशल साइंस के जो रिसर्चर्स वो शेड्यूल का यूज़ करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब वो जाते हैं आप जिस पॉपुलेशन का जा रहे हैं सैंपलिंग लेने के लिए या जिस सैंपल का स्टडी करने के लिए, वो सैंपल क्या होता है? मैंने पहले ही कहा है हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। उनमें से हो सकता है कुछ पढ़े लिखे हों या हो सकता है कुछ बिल्कुल ही अनपढ़ हो। तो उस केस में आपकी वो लैंग्वेज समझेंगे ही नहीं, जो इसमें लिखा क्या है, तो आंसर कैसे देंगे? इसलिए ये जो है शेड्यूल में इस
क्या? हाँ, देखिए क्वेश्चनर में क्या है उसमें एक तो हम फ्रीडम देते हैं जो आप विदाउट हेजिटेशन जो है इसको ये कर लीजिए। लेकिन शेड्यूल में कई बार होता है क्या उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। शेड्यूल में प्रॉब्लम ये है आप हर क्वेश्चन हर किसी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड जो है उसे फर्टिलिटी पे काम कर रहा था, पॉपुलेशन की ही एक फर्टिलिटी एस्पेक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है? जब वो गया, ठीक है? किसी रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में गया, वहाँ वो अब फर्टिलिटी पे काम कर रहा है तो बेशक उन्हें जो है फीमेल पर्सन से महिलाओं से जो है उसे सैंपल लेना है, स्टडी करनी है। अब वो महिलाओं से पूछ रहा है, आप कौन-कौन से जो है आप पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स को अडॉप्ट करते हो? अब वो तो वो नहीं समझेंगी। आप कौन-कौन से जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हो? अब उस पे वो भड़क गए, उनके हस्बैंड भी भड़क गए और लगे जो है उसको पीटने, ठीक है? तो ये इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को वो नहीं समझेंगे। वो या फिर आप जाइए गाँव में पूछ लीजिए किसी से, आपका इनकम कितना है? लोग उसको भी हेजिटेट होंगे बताने में। उनको लगेगा आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं है, इनकम टैक्स वाले तो नहीं है, आप उनसे संपत्ति का ब्यौरा ले रहे हो। तो बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं सैंपलिंग के दौरान। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ होता है रिसर्च का। आप एन्जॉय भी करेंगे और जो डल लोग होते हैं रिसर्चर वो बहुत उसको बहुत लेज़ी वे में उसको लेते हैं। घर में बैठे-बैठे पूरे गाँव का वो सर्वे कर डालते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। आपके लाइफ़ में ये बहुत अच्छा मौका मिला है। आप अपने आप को जो है फॉर्च्यूनेट मानिए कि आप एक रिसर्चर हो। ठीक है? हर किसी को ये बड़े-बड़े आईएएस ऑफ़िसर्स को भी ये चांस नहीं मिलता है, ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता है। ठीक है? तो आप समझिए जो आप सोसाइटी के सबसे हायर हायरार्की के जो है एक जो है मीन्स पर्सन है, ठीक है? तो ये चांस अगर आपको मिला है तो इसे आप पूरी तरह से इसको आप कैच कीजिए। इसको आप जाने मत दीजिए यूँ ही। सोसाइटी को जानने का, अपने सराउंडिंग्स को जानने का ये सबसे अच्छा मौका है, ठीक है? इसमें आपके सारे शौक पूरे हो सकते हैं। आप इसमें एक मीडिया रिपोर्टर का की भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर आप में से किसी की शौक होगी हमें मीडिया रिपोर्टर बननी है, ठीक है? आप वो भी बन सकते हो इसमें। आप पूछिए क्वेश्चन। आप अब आपके जो है ऑनलाइन मोड्स के इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। सबसे अच्छा है मैं तो कहूँगा आप जब जा रहे हैं और ख़ास करके इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका काम है, आप जा रहे हैं, आप अपने स्टडी एरिया में ऐसे चीज़ों को इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप ढूँढिए और उनका आप एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, ठीक है? उनसे आप डिबेट का हो सके तो अपने किसी फ्रेंड को आप लीजिए साथ में, बोलिए चल यार तुम 3 महीना मेरे साथ मेरे फील्ड जो है वर्क में साथ दे दे और 3 महीना मैं तुम्हारे फील्ड में जाके तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए रिसर्चर्स के बीच में। अ, फिर रिसर्च देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम क्या करते हैं ना रिसर्च को इंडिविजुअल बना लेते हैं। हम जाएँगे फील्ड में तो बोरिंग होगा फिर। रिसर्च को थोड़ा पार्टिसिपेटरी बनाइए, ठीक है? ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च होता है। आप कभी बोर नहीं होगे। फिर आपको लगेगा यार 3 साल में रिसर्च कंप्लीट हो गया, फिर तो 7 साल होनी चाहिए और हम रिसर्च करेंगे। तो ऐसा रिसर्च कीजिए ताकि आपके जीन में वो रिसर्च की जो है वो नेचर जो है वो रिसर्चर्स की वो दौड़ने लगे। तो यहाँ जो है इसलिए जो है आपको मैंने कहा जो ये सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है ड्यूरिंग योर सैंपल सिलेक्शन, ठीक है? और आप सभी ये कीजिएगा अपनी रिसर्च के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए आप लोग। और फिर आप जो भी वहाँ इस तरह के रिकॉर्डिंग्स इस तरह के क्लिप कोई अगर फिजिकल ज्योग्राफी पे काम कर रहा है और रिवर मॉर्फोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ड्रेनेज मॉर्फोलॉजी पे आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कहीं इस तरह का आपको बहुत ही यूनिक जो है फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है? तो उसको आप मोबाइल है ही, बहुत अच्छा कैमरा नहीं है लेकिन मोबाइल तो है। कैप्चर कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, शूट कीजिए, भले ही 4 मिनट का या 2 मिनट का ही हो, उसको डालिए, ठीक है? तो आपको जो है ना आपका एक अपना चैनल भी है, जहाँ पे आप अपने व्यूज़ को, अपने रिसर्च को टाइम टू टाइम शेयर भी कर रहे हो, ठीक है? तो वो ज़्यादा और इफ़ेक्टिव होगा। लोग उसको और इंटरेस्टिंगली जानेंगे और आप भी इंटरेस्टेड रहोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। फिर मैंने कहा जब आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है उसको आप डिफरेंट मशीन में मीन्स जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर लाइक कि एक्सेल हो गया, एसपीएसएस हो गया, जीआईएस हो गया, ठीक है? ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बेस माध्यम से आप क्या करते हैं? उसको फ़िल्टर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना? पहले तो आप डेटा को फ़िल्टर करते हो कलेक्टेड डेटा को। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बाद होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं, उन जो कलेक्टेड डेटा होता है उसको टैबुलर फॉर्म में या ग्राफ़िकल फॉर्म में या मैप के फॉर्म में आप उसको प्रेज़ेंट करते हैं। क्यों?
to simplify the information. Okay, to simply represent or execute your or just exhibit your means processing or your information. देखिए, जब हम होता है जब एक टेबुलर फॉर्म में या फिर जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में या मैप के फॉर्म में क्यों किसी हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, ताकि बस उसको एनालाइज करने में हमें इजी हो जाए या सामने वाला कोई देखे तो उसके लिए जो है वो इजी वे में उसे वो समझ सके। ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है आप उसको जो इन सारे फॉर्म, तो ये होता है डेटा प्रोसेसिंग। जब डेटा प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस से हम उसे एनालाइज करते हैं। लाइक कि इसमें आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में जनरली आप जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो क्या, कोरिलेशन, ठीक है, रिग्रेशन, ठीक है ना, देन हाँ कोरिलेशन जहाँ पे आपको दो से अधिक वेरिएबल अगर है, दो वेरिएबल तो उसका मल्टीपल कोरिलेशन, दो से अधिक वेरिएबल है उनको आप एक साथ जो है कंपेयर करने के लिए उसे आप करते हैं। रिग्रेशन उसको आप ट्रेंड लाइन जो है हमें दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को वो दिखाते हैं। सिमिलरली अब आपकी बारी आती है एनालिसिस में, ठीक है, टू जस्ट प्रूफ योर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को इन कोरिलेशंस रिग्रेशन से भी आप प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप टी टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट या फिर एप टेस्ट, इन टेस्टों से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब ये सब हो जाता है और आपकी यानी कि जब आप सारे रिपोर्ट्स लेके पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, तब क्या होता है, डॉक्टर उसको देखता है और फिर उसको अपने हाइपोथेसिस से मैच करता है। हमने जो सोचा था जो इसका शायद हो सकता है जो फूड पॉइजनिंग हुआ है, या कोई डॉक्टर सोचा होगा इसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है इसी वजह से हो रहा है, तो यानी कि अब देख रहा है जो उसका टेस्ट भी बता रहा है हाँ लीवर में इन्फेक्शन है, तो इट मीन्स अब उसकी जो क्या हुई हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। अब वो खुलेआम खुल के क्या कर सकता है, रिकमेंड करेगा क्या, मेडिसिन। ठीक है, तो सिमिलरली एज बीइंग अ रिसर्चर जब आपकी हाइपोथेसिस आपके फेवर में चली जाती है, ठीक है, जनरली क्या होता है सारे रिसर्च में हाइपोथेसिस को अपने फेवर में कर ही लिया जाता है, भले ही आपके एनालिसिस में आपके टेस्टिंग में हो ना हो, लेकिन मैनिपुलेट करके, ठीक है, उसे कर ही लिया जाता है। लोग सोचते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार मेरा नल हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या किया जाए, चलो उस टेबल में कुछ डेटा को हेर फेर करते हैं, हो सकता है फिर हो जाए। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए रिसर्च का ये पर्पस नहीं है जो यू हैव टू जस्ट प्रूफ योर हाइपोथेसिस, नहीं, अगर आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो रही है दैट इज आल्सो रिसर्च। जो ये आपने एक वेरिएबल या इसको सोचा और वो आपका जो है वो सही नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो है ये कारण नहीं है यहाँ। ठीक है, यानी कि स्लम ड्वेलर्स के बैकवर्डनेस का ये रीजन नहीं है जो हमने सोचा, तो कोई और रीजन है, तो या तो उस रीजन को फिर से आप ढूंढिए अपने रिसर्च में, या फिर किसी और के लिए वो एक रिसर्च का मैटर बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा यही, अगर कोई भी बोलता है, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी इवन कि कोई प्रोफेसर भी बोलता है नहीं तुम्हारा हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है तो तुम्हारा थीसिस कैसे जमा हो जाएगा, आप खुलेआम बोलिए। रिसर्च का कहीं से भी ये मतलब नहीं है जो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड ही होनी चाहिए और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड ही होनी चाहिए। आपने ये तो खोजा जो ये वेरिएबल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज ऑल्सो अ सर्च। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बी ऑनेस्ट विथ योर रिसर्च, और ये आपका रिसर्च एथिक्स का एक पार्ट होता है। ठीक है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च एथिक्स भी आपको पढ़ाया गया होगा, और एथिक्स में यही सब है जो आप कॉपी मत कीजिए, ठीक है, आप किसी से कहीं से चीटिंग मत कीजिए, आप अपने डेटा को मैनिपुलेट मत कीजिए, ये सारे क्या है, रिसर्च एथिक्स हैं, नैतिकता है आपके शोध की। तो उसके साथ कोई जो है आप घपलाबाजी मत करें। ठीक है, तो ये जो होता है फिर जब आप एक बार हाइपोथेसिस आपको लगा जो नहीं हम जो सोचे थे वही हुआ है, अब आप क्या करेंगे, डॉक्टर की तरह अब आप भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम आपको पता चल गया, उसका जो है आपको काउज पता चल गया, ओके, उस प्रॉब्लम का रीजन क्या था, अब आपको क्या करना है, मेडिसिन लिख देनी है। मीन्स नाउ यू हैव टू राइट द कंक्लूजन मीन्स सजेशंस। ओके, नाउ यू हैव टू, हाँ बताएं। हाँ, बिल्कुल, एबिलिटी तो आ ही जाती है जो अब वो लिख सकता है, अब वो प्रिस्क्राइब कर सकता है आपको मेडिसिन। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट है जो नहीं आपके अंदर ये है प्रॉब्लम, और तब जो मेडिसिन लिखेगा ना, तब आप जाइए 10 दिन मेडिसिन लीजिए, देखिए आपकी समस्या दूर होने लगेगी। तो सही डायग्नोसिस अगर आपकी हो जाती है तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है रूट प्रॉब्लम ही वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है ना,
और अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम धरी की धरी रह जाएगी। मतलब है कि सही डायग्नोसिस के लिए सही डेटा का होना, सही सैंपल का होना ज़रूरी है। अगर आपका सैंपल सही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपका सैंपल साइज सही नहीं है, सैंपल सिलेक्शन सही नहीं है, उसमें किसी भी तरह के फॉल्ट्स हैं, तो इट मीन्स जो है आपकी क्या होगी, फिर आपकी जो टेस्ट रिजल्ट होगी वो परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और फिर अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो फिर आपने जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है डायग्नोसिस के लिए, वो कहीं से भी आपके सैंपल से, आपके टेस्टिंग से, आपके रिपोर्ट से मैच नहीं करेगा, और इस तरह से आपकी रिसर्च पूरी की पूरी यूजलेस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है आपके रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है ये सैम्पलिंग, ओके, सैंपल सिलेक्शन, दैन प्रोसेसिंग, एनालिसिस, और जो है फिर उसी के बेसिस पे आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके, और उस टेस्टिफिकेशन में फिर आप पाते हो दैट वेदर योर हाइपोथेसिस इज बीइंग एक्सेप्टेड और नॉट, और अगर वो हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्टेड है, मीन्स अगर नल हाइपोथेसिस अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, और फिर आप इजीली फिर आपने जो सोचा है, यस दैट दिस इज द रीजन बिहाइंड द पुअर कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन भोपाल, उसके बाद आप उसके लिए प्रॉपर वे में, जैसा कि हमने कहा, जो डॉक्टर अगर टेस्ट उसका जो उसने एक एज्यूम किया होता है, गेस किया होता है, हाँ इस कारणवश जो है इसे ये समस्या है, और फिर अगर वो पाता है जो टेस्ट में भी उसका वो एजम्पशन जो है, उसकी वो हाइपोथेसिस वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है और वही रीजन है जो वो सोचा है डॉक्टर ने, तो फिर वो मेडिसिन लिखना उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है और वो सही मेडिसिन देता है, ताकि विद इन अ टाइम जो है उसके जो भी डिजीज होते हैं, ठीक है, पेशेंट के, वो सही हो जाता है, और इस तरह से पेशेंट जो है सही हो जाता है। सिमिलरली जो है आपको भी ऐसा ही करना होता है। जब आपकी हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाती है, जब आपने जो है एक बेटर टेस्टिंग अप्रोच के साथ, बेटर एनालिसिस के साथ आप अपने हाइपोथेसिस को सिद्ध करते हैं, या फिर अगर आपकी इवन कि अगर आपकी हाइपोथेसिस सही नहीं हो रही है, रिजेक्ट हो जा रही है, तो फिर आप फर्दर जो है आप कुछ वेरिएबल्स में चेंजेस लाकर, कुछ आप फर्दर जो है आपने सैंपल साइज़ में जो है चेंजेस लाकर, या फिर जो है फिर से जो है आपका जाके सर्वेइंग करके उसको फर्दर उसमें आप कुछ और वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। अदरवाइज आप, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका रिजेक्ट भी हो रहा है तो वह भी फर्दर आने वाले रिसर्चर्स के लिए एक स्कोप क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो है आप फिर मेडिसिन जो है आप उन प्रॉब्लम्स को, जो आपके रिसर्च एरिया का फील्ड का जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए आप सुटेबल स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर सकते हैं, आप सुटेबल मेथड्स अप्रोचेस सजेस्ट कर सकते हैं टू सॉल्व आउट दोज प्रॉब्लम्स, आप सुटेबल प्लानिंग अप्रोच जो है अप्रोचेज वो सजेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये सारे क्या हैं आपके लिए, फॉर रिसर्चर्स दीज ऑल आर जस्ट लाइक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, तो यह जो है इस तरह से आपका रिसर्च फिर कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं द स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च की। आप कैसे सोशल साइंस में, पर्टिकुलरली हम जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी किसी भी ब्रांच में जो है किस तरह से रिसर्च का आपका स्टेप्स होगा, और ये जो है आपका अदर डिसिप्लिन्स के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उनके सैम्पलिंग प्रोसेस उनकी जो है वो कुछ डिफरेंट हो, बट जो रिसर्च जो एक प्रोसेस होता है, एक जो सीक्वेंस होता है रिसर्च का, वो सभी को कुछ ऐसा ही फॉलो करना होता है। ओके, और मैंने जो कहा, इसको क्लिनिकल अप्रोच से आप खुद को एक डॉक्टर की जगह रख के देखिए, और फिर वहाँ के बाद आप सोचिए जो एक डॉक्टर किस तरह से एक पेशेंट को ट्रीट करता है, और फिर उसके प्रॉब्लम्स को जानकर और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए मेडिसिन जो है वो क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब खुद को एक डॉक्टर की जगह रख के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता जाएगा जो किस तरह से आपके रिसर्च के स्टेप्स होंगे, क्योंकि सेम चीज़ आपके लिए भी, जो पेशेंट है यहाँ पे वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, और फिर उसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व आउट करने के लिए वो पेशेंट आपका कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो कि कुछ प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहा है, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको सही ढंग से एक डॉक्टर की तरह उस रीजन, उस ज्योग्राफिकल रीजन, उस ज्योग्राफिकल एरिया के साथ ट्रीट करना है, और इसके जो डिफरेंट मेथड्स मैंने जो बताए उसी वे में आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार चलिए मैं ब्रीफ में फिर आपको बता दूँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च,
ओके, इज टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने कहा, जो आप डॉक्टर की तरह ट्रीट कीजिए और आपकी जो जोग्राफिकल जो है आपका एरिया होगा, जो स्टडी एरिया होगा, उसकी जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आपका सबसे पहला काम है। जो किस विषय वस्तु पर शोध करने जा रहे हैं, उसकी समस्या क्या है, इसको जानना। और जब आप उसको जान लिए, आइडेंटिफाई कर लिए अपने प्रॉब्लम को, मीन्स रिसर्च टॉपिक आपकी डिसाइड हो गई, तो फिर उसके हिस्ट्री को, मीन्स to know the history of your problems, okay, means problems of your research area, to know about the nature of those problems, आपको क्या करने हैं, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, एक वास्ट जो है डीप लिटरेचर रिव्यू के प्रोसेस से जाना है। सो सेकेंड स्टेप इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड, उन रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, जो प्रीवियस जो रिसर्चेज रहे हैं इससे रिलेटेड, उसके लूप होल्स को आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उनसे गैप्स, रिसर्च गैप्स को फाइंड आउट करना है, उनके बेसिस पे फिर अपनी जो है ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करनी है आपको। और मैंने कहा जो योर ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च शुड बी 4-5 मैक्सिमम, ओके, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव के बाद रिसर्च क्वेश्चन आप डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करने के बाद आप फिर क्या करना है, जब आपको रिसर्च क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन कर लिए, ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितने आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रह रहे हैं उतना ही आसपास जो आप रिसर्च क्वेश्चंस रखिए, और फिर उनके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे आप रिसर्च हाइपोथेसिस अपने वो कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। मैंने बताया, आपको पहले ही बता दिया है रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, पर्पस क्या होता है। तो यहाँ अब जब आपने, और कोई ज़रूरी नहीं है जो हर रिसर्च में हाइपोथेसिस हो ही हो, मैं आपको बता दूं विदाउट हाइपोथेसिस भी रिसर्चेज होते हैं, ठीक है। बट अगर आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो फिर वो आपके लिए जो प्रोसेसिंग है, आगे के काम है, वो ईजी हो जाता है, क्योंकि आपका रिसर्च जो है जो एक डायरेक्शन में फिर चलता है, ठीक है, इधर उधर वो भागता नहीं है। तो इसलिए हाइपोथेसिस क्या काम करता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हाइपोथेसिस का ये होता है, जो आप रिसर्च में जो है कहीं ना कहीं जो है एक सेंटर के इर्द गिर्द बने रहेंगे, अदरवाइज आप हो सकता है काफ़ी डेविएट हो जाओ अपने रूट से, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस जब आप फॉर्मुलेट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है, जो मैंने कहा, अब आपको अपनी हाइपोथेसिस को क्या करनी है, चूँकि वो जो है आपका एक प्रोबेबल जो है आपका वो आंसर है आपके क्वेश्चंस का, इसलिए अब आपको क्या करने हैं, उसे प्रूफ करने हैं, ठीक है, उसे, ताकि वो थियरी बन सके, उसे उन हाइपोथेसिस को प्रूफ करने हैं, जो आप जो एज्यूम कर रहे हैं, आपके अंदर जो एक तरह का जो आप गेस कर रहे हो, जो हाँ संभवतः ऐसा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आपको अब क्या कर, डिफरेंट जो है आपके डेटास के डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे उसे आपको प्रूव करना होगा, जो नहीं रियल वे में जो हम सोच रहे हैं वही है, प्रोबेबल कॉजेज जो हैं, जो हम सोच रहे हैं वही रियल कॉज भी है, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स के लिए। तब आप फिर फर्दर जो आफ्टर बिल्डिंग योर हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ योर हाइपोथेसिस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ओके, टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। तो अब जो है आप उनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपनी टूल्स, चूँकि आप फिर जाएंगे, डॉक्टर भेजता है अपने हाइपोथेसिस को क्लियर करने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, तो आप भी जो है टेस्ट करने के लिए जाएंगे फील्ड में, वहाँ से आपको सैंपल जो है सेलेक्ट करने हैं, कलेक्ट करने हैं डेटा को, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ सैम्पलिंग। और उसमें मैंने बताया था सैम्पलिंग के जो है सबसे बेस्ट जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है। अब उसमें से आपकी जो, चूँकि कोई भी सैंपल लिया जाता है तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ आपके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ठीक है, डेटा को और सैंपल को कलेक्ट करने के लिए एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से यहाँ आपका हो सकता है, आपके कई सारी टूल्स जो है आप को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कि मैंने कहा क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, इसी तरह ग्रुप डिस्कशन, ओके, इंटरव्यूज, ये सारे क्या है ना आपके वो टूल्स हैं एंड टेक्निक्स हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, और उसके बेसिस पे फिर आप डेटा को कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा, फिर फिल्टर करोगे जो आपको रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार होता है सैम्पलिंग में हम कुछ एक्स्ट्रा जो है आपका डेटा लाते हैं ताकि जो है हो सकता है उसका भी काम हो सके, बट फिर आप देखते हो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपको डेटा को फिल्टर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में मैंने बताया उसको टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, ओके, डायग्रामेटिक फॉर्म में, मैप्स एंड डायग्राम्स आप उसको कन्वर्ट करके और उसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। और
एग्जिबिट करेंगे इन सिंपल वे में, और फिर उसको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल से आपको उसे एनालाइज करनी है और अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है। ठीक है, डिफरेंट जो है आपके टेस्ट से, लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट मैंने बताया, इनसे आपको एनालाइज करने हैं। उसके बाद फिर आपने जब अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर लिया, फिर आपको पता चल गया हाँ ये रीजन है और वहीं जो हम सोच रहे थे वहीं आपका एग्जैक्ट जो है रियल रीजन भी है, कॉजेज भी हैं इन प्रॉब्लम्स के, फिर नाउ यू हैव टू जस्ट गो फॉर द प्लानिंग, ओके, एंड ओके सजेशंस। तो अब जब फाइनल स्टेप की तरफ आप मूव कर जाते हैं, यानी कि अब आपको उन अपने एनालिसिस के बेसिस पे जो है अब आपको सजेशंस देने हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट और फॉर द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, वहाँ पे सजेशंस देने हैं, रिकमेंड करने हैं, वहाँ पे आपको बेटर प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो है आपको इनपुट करने हैं। ओके, ताकि जो स्पेशल जो इनइक्वलिटीज़ है उसको आप दूर कर सको, ठीक है, अपने अप्रोचेस के साथ। ओके, और यहाँ जो है आपको सजेशंस देने हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर यहाँ हमारा काम नहीं रहता है, रिसर्चर्स का काम इम्प्लीमेंटेशन का नहीं रहता है, एग्जीक्यूशन का नहीं रहता है। यहाँ तो बस हम मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और फिर जो है मीन्स कहने का मतलब है हम सजेशंस देंगे, बेटर सजेशंस देंगे, बेटर मॉडल के थ्रू। ओके, कई आप जो है सुटेबल मॉडल्स दे सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ओके प्रॉब्लमेटिक एरिया, और जो आपका रिसर्च एरिया वहाँ के प्रॉपर डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, इक्वल डेवलपमेंट के लिए जो है आप कुछ जो है आपके सुटेबल मॉडल्स जो है वो सजेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ओके, सजेशंस के फॉर्म में, और जो है आपका सिमिलरली प्लानिंग अप्रोच भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके रिसर्च जो है आपकी पूरी जर्नी होती है। ओके, बिगिनिंग होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से, और एंड होती है ओके प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सजेशंस और रिकमेंडेशंस, ओके, जस्ट लाइक मेडिसिन्स। और फिर ये पूरा आपका प्रोसेस होता है। लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी और जो है आपके रेफरेंसेस देते हैं। मैं आपको बता दूं जो बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में क्या अंतर है, जाते जाते मैं आपको बस इतना बता दूं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में अ लिस्ट ऑफ जो है वहाँ पे रेफरेंसेज, वो भी एक तरह का रेफरेंस है, लेकिन बिब्लियोग्राफी क्या, अ लिस्ट ऑफ ओके बुक्स, जर्नल्स और वट एवर ओके मीन्स सेकेंडरी सोर्सेज just related to your research work are called, or your works is called, that list is called bibliography. And reference is what, a list of okay books, journals or literatures, a list of you can say literatures or secondary sources, okay, from which you have cited or you have quoted something in your texts or in your research. तो ये होता है वो वैसा लिस्ट कहलाता है रेफरेंस। मीन्स अगर इजी वे में मैं कहूँ तो रेफरेंसिंग जो होता है आपका, रेफरेंस जो है लिस्ट, वो जो है आपके लिटरेचर्स के, सेकेंडरी सोर्सेज के, ठीक है, जहाँ जहाँ से भी आपने लिया है, वो बुक हो सकता है, वो ऑनलाइन सोर्सेज हो सकते हैं, वो जर्नल हो सकता है, वो डेलीज हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते, इन सभी के जो है आपके एक ऐसे लिस्ट जिसमें कि आप उन्हीं को आप लिस्ट करेंगे, रेफरेंसिंग में करते हैं, जिनसे कि आप कुछ मैटर्स को, कुछ सेंटेंसेज को, ठीक है, साइट किए हों अपने रिसर्च के अंदर, उनको कोट किए हों अपने टेक्स्ट में, तब वैसे जो है आपके बुक्स के, वैसे जो है जर्नल्स के, वैसे लिटरेचर्स के और सेकेंडरी सोर्सेज के लिस्ट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग कहते हैं और रेफरेंस लिस्ट कहते हैं। सिमिलरली जो है आपका बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको जो है वैसे जो है आपको लिस्ट ऑफ लिटरेचर्स और लिस्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, और कहीं ना कहीं आप अपने लिटरेचर रिव्यू के दौरान उनको पढ़े हों, भले ही उनको साइट या कोट ना किए हों अपने रिसर्च में, लेकिन फिर भी वो आपको लगता है जो नहीं ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं यूजफुल है, और इसको पढ़ने से और अपने नॉलेज को हम बूस्ट अप कर सकते हैं, और आने वाली जो रिसर्चर्स हैं, जनरेशन्स हैं, उनके लिए फिर ये लिस्ट जो है हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, ताकि जो है इनको फिर वो डिटेल में पढ़ के और
इस टॉपिक से रिलेटेड अपने नॉलेज को और वो एडवांस कर सके। तो वैसे लिस्ट ऑफ लिटरेचर्स को जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, लेकिन जो है आप उनको जो है आप हो सकता है साइट किए हो या नहीं भी किए हो, तो वैसे जो है टोटल जो है आपके लिस्ट ऑफ लिटरेचर्स को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बट रेफरेंसिंग में केवल वही लिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको कि आप जिनमें से कुछ मैटर्स को आप डायरेक्ट साइट या कोट किए हैं अपने रिसर्च में। ओके, तो ये जो है ओवरऑल आपकी रिसर्च जर्नी स्टेप्स एंड जो है मेथड्स ऑफ योर रिसर्च है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे आगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ, सॉरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की तरफ, जो ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, एंड आई थिंक जो है ये ओवरऑल जो मैंने रिसर्च स्टेप्स बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आप रिसर्च के फर्स्ट स्टेज में हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी था आपके लिए, जो कि हमने शेयर किया आपसे। आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस क्वेरीज हों, आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। ओके, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप कोविड-19 से सुरक्षित रहें। ओके, so please take care and thank you so much.